दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के इकोनॉमिक राइज के सीक्रेट्स की और हम ये जानेंगे कि कैसे मॉडर्न चाइना सिर्फ 70 सालों में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इस सफर की शुरुआत हम चाइना के इतिहास से करेंगे और फिर ये जानेंगे कि कैसे चाइना ने ह्यूमन रिसोर्सेस को अपनी इकोनॉमी की बैकबोन बनाया और फिर कैसे उस ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके चाइना ने समय की मांग के अनुसार एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट किया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो या फिर हो सर्विस सेक्टर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1990 में इंडिया और चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन आज चाइना की जीडीपी 14.5 ट्रिलियन डॉलर्स है एज कम्पेयर टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इंडिया। चाइना आज यूएसए को भी चैलेंज कर रहा है, जिसकी 20 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी को शायद वो जल्द ही क्रॉस कर लेगा। इसके अलावा जहां एक तरफ रशिया और यूएसए ने मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल एंड गैस को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाया, ये चाइना के लिए पॉसिबल नहीं था कम रिसोर्सेज के चलते। हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देंगे कि कैसे इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद आज चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या ये सिर्फ एक स्टेट कंट्रोल्ड कम्युनिस्ट रेजिम की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी है? दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों 1976 तक चाइना के लीडर माओ जेडोंग रहे, जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज मैसिव फेलियर रहीं। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना के सारे फार्म्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया और यहाँ वर्कर्स और किसानों से फोर्सफुली काम करवाया गया। लेकिन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के इम्प्रॉपर और पुअर कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में पुअरली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स ने फार्मिंग को बर्बाद कर दिया और मैसिव फैमिन से लोग स्टारवेशन से मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत चाइना में बैकयार्ड फर्नेसेस भी बनाए गए ताकि स्टील प्रोडक्शन बढ़कर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंप्रूव हो। ये फर्नेसेस डिसेंट्रलाइज लेवल पर छोटे यूनिट्स थे, लेकिन पुअर टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज के चलते ये भी फेल हो गए। चाइना में केवल लार्ज स्टील प्लांट्स ही गुड क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस कर पा रहे थे। चाइनीज इकोनॉमी के डिस्ट्रक्शन, फेमिन और पॉवर्टी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी के विदिन रेबल फोर्सेस एक्टिव हो गईं। इनको दबाने के लिए माओ ने 1966 में कल्चरल रिवॉल्यूशन चालू किया, जिसमें कई डिसेंटिंग लीडर्स को मार दिया गया। माओ की 1976 में डेथ के बाद पावर में आने वाले डेंग ज़ाओपिंग खुद इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के विक्टिम थे। इसलिए पावर में आने के बाद उन्होंने माओ की पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो 1990s में चाइना के मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन कारण बना। लेकिन डेंग के रिफॉर्म्स अकेले चाइनीज राइज को नहीं समझा सकते, क्योंकि ऐसे रिफॉर्म्स तो दुनिया भर के कई देशों ने किए हैं। हम आपको बता दें कि 1978 में 95 करोड़ चाइनीज पॉपुलेशन के चलते वहाँ जो ह्यूज वर्कफोर्स था वही चाइनीज इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बना, जिसे डेंग ने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया था। आइए अब हम डेंग के रिफॉर्म्स के थ्रू चाइनीज इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझते हैं। चाइना में मैसिव लेबर फोर्स तो थी, लेकिन ये अनस्किल्ड थी, जिसका मेन कारण था माओ का कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसके तहत डिसेंट को दबाने के लिए कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय कर दिए गए। साथ ही फार्म्स में फोर्स लेबर ने इन वर्कर्स को एजुकेट होने से रोका, स्पेशली रूरल एरियाज में। डेंग ज़ाओपिंग ने माओ की फेल्ड पॉलिसीज को रिवर्स करना चालू किया। लार्ज वर्कफोर्स के पोटेंशियल को वो जानते थे और ये भी समझ गए थे कि फोर्सफुल लेबर इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल नहीं है और बिना इंसेंटिव्स और मोटिवेशन के लोगों से काम करवाना एक कॉस्टली और मुश्किल काम था। ऊपर से रिबेलियंस का डर तो था ही, साथ ही अनस्किल्ड लेबर फिलहाल हाई स्किल इंडस्ट्रीज जैसे स्टील या हैवी मशीनरी में नहीं जा सकती थी। इसलिए डेंग ने पहले इन्हें एग्रीकल्चर और लो स्किल्ड इंडस्ट्रीज में सीमित रखा। इसलिए सबसे पहले फार्मिंग लैंड से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाकर प्राइवेट फार्मिंग और फार्मर्स को बढ़ावा दिया। पहले फार्मिंग की सारी कमाई स्टेट के पास जाती थी और वर्कर्स को सिर्फ बेसिक वेज मिलता था, लेकिन अब फार्मर्स स्टेट को टैक्स देकर बाकी ग्रेन्स मार्केट में बेच सकते थे। ये पॉलिसी मैसिव सक्सेस रही और जो चाइना फैमिन फेस कर रहा था वो देखते देखते फूड सरप्लस देश बन गया। एग्रीकल्चरल बूस्ट ने लोगों को पॉवर्टी से उठाया और इनकम राइज ने फार्म ओनर्स को कमर्शियल क्रॉप्स जैसे शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया।
इसमें कॉटन सबसे वाइड स्प्रेड कैश क्रॉप थी जो चाइनीज टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन का कारण भी बना, जिसकी बात आगे चल के हम डिटेल में करेंगे। एग्रीकल्चर में अनस्किल्ड लेबर सरप्लस को धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करना था, जिसे पहले लो स्किल्ड बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज में भेजा गया। इसके लिए डेंग ने टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस TVEs को प्रमोट किया, जो टॉयज, फर्नीचर, फर्टिलाइजर, फार्म टूल्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करते थे। ये TVEs 1990s में चाइनीज इकोनॉमी के फाउंडेशन बने अलॉन्ग विद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये TVEs भी रिफॉर्म का हिस्सा था, जिनका ऑर्गेनाइजेशन माओ की फेल्ड पॉलिसीज के अगेंस्ट था। TVEs पहले कम्यून एंड ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कहलाते थे, जो स्टेट कंट्रोल थे, जिन पर कंट्रोल टॉप लीडरशिप का था। ये टॉप डाउन पॉलिसी लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाई और स्टेट कंट्रोल ने इनमें मैसिव करप्शंस क्रिएट किए, प्लस लोगों के पास काम करने का इंसेंटिव नहीं था। इसलिए डेंग ने पहले इनमें प्राइवेट और जॉइंट स्टॉक ऑनरशिप प्रमोट किया और टॉप डाउन की जगह बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट किया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई ताकि लोकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से इनोवेशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग के रिसर्च के हिसाब से ये स्मॉल एंटरप्राइजेस 1985 में 13% GDP में कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन 1990s में ये 30% हो गया। साथ ही इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा रूरल जॉब्स भी क्रिएट किए। एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन ने कैश क्रॉप्स को बूस्ट किया और चाइना 1990s में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैसिवली ग्रो होने लगी। यहाँ भी प्राइवेट ओनरशिप को इनकरेज किया गया था और साथ में एग्रीकल्चर के सरप्लस लेबर को टेक्सटाइल्स में भी भेजा गया। लोकली अवेलेबल चीप कॉटन और चीप लेबर ने चाइनीज टेक्सटाइल को मैसिवली एक्सपैंड किया, जिसके रिजल्ट के तौर पे 1993 में टेक्सटाइल का ग्रोथ रेट 95% था। चीप टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स भी चालू हुआ क्योंकि ओपन डोर पॉलिसी के तहत चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो गया था। यहीं से शुरू हुई चाइनीज सपने की कहानी, जहां वो वर्ल्ड की फैक्ट्री बनना चाहता था। इस सपने में सबसे इंपॉर्टेंट था स्किलिंग ऑफ लेबर। वो अलग बात है कि बाद में चाइना ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साउथ एशिया में डंप कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। हमने आपको बताया कि कैसे माओ ने चाइनीज लोगों को सालों अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड रखा, लेकिन डेंग ने एग्रेसिवली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, जिसमें 1980s के ग्रोथ से कलेक्ट हुआ रेवेन्यू काम आया और आज चाइनीज स्टेट 70% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और स्किलिंग को बियर करता है। रिफॉर्म्स में सबसे पहले 9 ईयर स्कूलिंग को कॉन्स्टिट्यूशनली कंपलसरी किया गया, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन भी इन्वॉल्व है। स्पेसिफिक स्किल्स के लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम TVET बनाए गए। ये TVET और स्कूल पूरे चाइना में फैले हुए हैं। कंपनीज भी कॉलेज में ट्रेनिंग रूम्स के थ्रू इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। इन सबके एफर्ट्स के चलते 1990 में प्राइमरी एजुकेशन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो गई और अंडर ग्रेजुएट्स 1978 में 1.65 लाख से बढ़कर 1990s में 9.5 लाख हो गए। दोस्तों 90s के शुरुआती सालों में ईस्ट एशियन कंट्रीज की कंपनीज जैसे जापान की सोनी एंड पैनासोनिक, साउथ कोरिया की LG एंड सैमसंग के प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, फ्रिज, रेडियो एक्सेट्रा की दुनिया भर में डिमांड बढ़ने लगी, बट एक्सपैंड करने के लिए उनके पास ना ही लेबर थी और ना ही लैंड। यहाँ पर चाइना ने बड़ा फायदा उठाया और इन कंपनीज को अपने देश में प्लांट सेटअप करने के लिए कहा, क्योंकि चीप स्किल्ड लेबर और अनलिमिटेड लैंड तो था ही चाइना के पास। और यहाँ से शुरू हुई चाइना की अनस्टॉपेबल ग्रोथ की जर्नी। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में सक्सेस के बाद उसे समझ आ चुका था कि चीप एंड स्किल्ड लेबर से ही वो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकता है, और साथ ही साथ लोकल वर्कफोर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने इन कंपनीज के टेक्नोलॉजी को यूज कर खुद के प्लांट सेटअप किए और चीपर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स जैसे कि टेलीफोन, VCR, टेलीविजन, कैसेट्स एक्सेट्रा को क्रिएट करना चालू किया। इसी रणनीति के तहत चाइना ने कई सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इकोसिस्टम डेवलप किया और कंप्लायंस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज को भी कम किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स हुए ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो और आउटसाइड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हाई स्पीड रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड थे। 1980s का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था शेंजन, जो गुआंगडोंग प्रोविंस में है, जहां आज 60,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं।
ये प्रोविंस आज चाइना के 30% एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है और इसलिए ये चाइना की फैक्ट्री बना। गुआंगडोंग के अंडर शेंजन मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजिकल हब बना और इसलिए आज उसे चाइनीज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। शेंजन 1990s और 2000 में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी रहा। ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन ने 1988 में शेंजन में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया था, जिसके आज चाइना में 12 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा यहाँ साउथ कोरिया जाइंट सैमसंग ने 1992 में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया और बाद में पैनासोनिक, LG एक्सेट्रा भी यहाँ आए। इस मैसिव ग्रोथ के बाद चाइना को दो बातें क्लियर हो गई थी। पहली कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फ्यूचर है और दूसरी ये कि टेक्सटाइल में ह्यूमन रिसोर्स बेकार हो रहा है, तो उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में डंप करना स्टार्ट कर दिया, लाइक बांग्लादेश एंड वियतनाम। लेट 1990s में यूएसए में इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बूम हुआ, जिसमें HP, डेल और एप्पल जैसे जायंट्स इन्वॉल्व थे। इन कंपनीज को भी अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए चीप लेबर चाहिए थी, लेकिन न्यू फैक्ट्रीज कॉस्टली थी। इसलिए जन्म हुआ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का। साथ में ईस्ट एशियन कंपनी के चाइना में इन्वेस्टमेंट्स ने उसकी इकोनॉमी को पावरफुल बनाया था और अब चाइना बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में था। इसलिए चाइना ने कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, जहां उसने फॉरेन कंपनीज को लोकल कंपनीज के साथ टाई अप्स कर उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को कहा। इसके तहत स्मॉल चाइनीज कंपनीज और एग्जिस्टिंग फॉरेन प्लांट्स में बिग कंपनीज के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होने लगे। फॉर एग्जांपल, चाइना में आज फॉक्सकॉन के थ्रू एप्पल अपने आईफोन्स का प्रोडक्शन करता है। कई और कंपनीज जैसे HP, कॉम्पैक्ट, डेल एक्सेट्रा के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की प्रोडक्शन और असेंबलिंग भी चाइना में होने लगी। लेकिन साथ में लोकल कंपनीज ने रैपिडली इन कंपनीज की टेक्नोलॉजी को सीख उसे रेप्लिकेट करना चालू कर दिया एट मच चीपर रेट्स। स्मॉल कंपनीज के इस नेटवर्क को शानजाही कहा जाता है, जिससे जन्म हुआ कॉपी कैट कल्चर का। इसके तहत चाइना ने सस्ते में बेसिक गुड्स का मास प्रोडक्शन किया और उन्हें वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डंप करने लगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चीप चाइनीज स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स, जिनकी डिमांड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काफी ज्यादा बढ़ी, स्पेशली 2000 के टाइम में। लेकिन इनकी क्वालिटी को लेकर कई सवाल उठते रहे। बाद में इन चाइनीज कंपनी ने एक्सपोर्ट से कमाया पैसा री इन्वेस्ट कर क्वालिटी भी इंप्रूव की और यही वजह है कि आज लेनोवो और Xiaomi जैसी कंपनीज ग्लोबल ब्रांड्स बनकर उभर रही हैं। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स का राइज इतना मैसिव था कि सैमसंग ने अपना 1992 में बना प्लांट 2019 में बंद कर दिया। जैसा कि हमने पहले देखा कि चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी समय समय में इवॉल्व होती रही है विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी। यही वजह थी कि जब अमेरिका में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट लेड टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री का बूम हुआ, तब चाइना ने भी इसका फायदा उठाया। इसमें भी उसके स्किल्ड वर्कफोर्स का मेजर रोल था, जिसे वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दे रहा था। इस शिफ्ट ने चाइना की सर्विस इंडस्ट्री का GDP में कंट्रीब्यूशन 1975 में 25% से 2019 में 54% कर दिया। इसमें मेजर रोल IT लेड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का रहा। जोनजुआनसुन टेक्नोलॉजी पार्क सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जहां कई वर्ल्ड रिनोन टेक्नोलॉजी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स और रिसर्च सेंटर्स हैं, जिनमें गूगल, इंटेल, AMD, Oracle, IBM, MySpace एक्सेट्रा जैसी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो यहां अपना $280 मिलियन का रिसर्च हेडक्वार्टर भी बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग जैसा कॉपीकैट कल्चर सर्विस इंडस्ट्री में देखने को मिला। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अलीबाबा ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसने गूगल, eBay और Amazon के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया। अगला एग्जांपल है टेंसेंट का मोबाइल मैसेंजर ऐप WeChat, जो ग्रेजुअली एक ग्लोबल सुपर ऐप बन गया। एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं कि इसने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, उबर, टिंडर एक्सेट्रा के आइडियाज को कॉपी किया है। इसके अलावा चाइनीज सर्च इंजन बाइडू को भी गूगल का कॉपीकैट कहा जाता है। 2010 में जब गूगल ने चाइनीज मार्केट को क्विट किया, तो बाइडू के पास चाइना में मोनोपोली आ गई। प्लस बाइडू का नेटवर्क आज लगभग 80 कंट्रीज में फैला है। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे AI और 5G को भी चाइना रैपिडली अडॉप्ट करने की कोशिश में है, जिन पर काफी कंसर्न्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5G में यूज होने वाले सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट का चाइना मेजर सोर्स है, जिसमें हुआवे और ZTE जैसे जायंट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन स्वीडन और USA ने इन्हें बैन कर दिया है और क्लेम किया है कि इनके इक्विपमेंट्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सर्विलेंस में हेल्प कर सकते हैं। चाइना इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ के तहत स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज कंपनी को इसके लिए कंपेल कर सकती हैं।
इंडिया में भी इस पर एक्शंस लेने की बात चल रही है। एआई को लेकर एथिकल कंसर्न्स डेमोक्रेटिक नेशंस में भी उठते रहे हैं, लेकिन जब चाइना इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैसिवली इन्वेस्ट कर रहा है तब ये कंसर्न्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चाइना ने 2012 में अकेले $160 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए, जो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट थे। दोस्तों 1990 से 2010 तक चाइना रैपिडली ग्रो हुआ, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, चाइना की एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग वेजेस और वेस्टर्न कंट्रीज का चाइनीज प्रेडेटरी पॉलिसीज जैसे डंपिंग ऑफ चीप गुड्स के रिकॉग्निशन ने चाइनीज इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट किया। इसके चलते चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने गो ग्लोबल स्ट्रेटजी को एग्रेसिवली फॉलो किया और चाइनीज कंपनीज को फॉरेन लोकेशंस में इन्वेस्ट करने को कहा। इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हुआ, जिसके थ्रू चाइनीज इन्वेस्टमेंट आज एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैल गए हैं। दोस्तों इस स्पेक्टेकुलर ग्रोथ के पीछे कई डार्क साइड्स भी समय समय में सामने आते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड स्लेवरी। इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत लेबर ऑडिटिंग ये इंश्योर करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, लेकिन द डिप्लोमेट के हिसाब से चाइना में ये ऑडिटिंग ट्रांसपेरेंटली नहीं होती। द गार्जियन ने चाइनीज ब्रिक क्लिंस और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में फोर्स्ड लेबर की रिपोर्ट्स को कवर किया है। हांगकांग बेस्ड सैकॉम के माइकल मा कहते हैं कि चाइना में एक फोर्स्ड इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है, जहां वोकेशनल स्कूल्स ग्रेजुएशन डिग्री ना देने का थ्रेट देकर स्टूडेंट्स को फॉक्सकॉन और क्वांटा फैक्ट्रीज में फोर्स्ड लेबर करवाते हैं। वैसे ऑफिशियली चाइना में फोर्स्ड लेबर कॉन्स्टिट्यूशनली बैन है और चाइनीज स्टेट क्लेम करता है कि फोर्स्ड लेबर कुछ सेक्टर्स का प्रॉब्लम है जिसे वो कम करने की कोशिश में है, लेकिन चाइना में लैक ऑफ ऑडिटिंग और ट्रांसपेरेंसी इसकी सच्चाई को जानने से रोकती है। इसके अलावा आज चाइना को नियो इंपीरियलिज्म में इन्वॉल्व भी माना जा रहा है, जिसके तहत वो छोटे देशों में अपनी पॉसिबल मिलिट्री बेसिस को बिल्ड करने के प्लान में है थ्रू BRI एंड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो दोस्तों ये थी कहानी चाइनीज ग्रोथ सीक्रेट की। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।